को मजबूत करेगा। ये लड़ाई हिमाचल प्रदेश सरकार की नहीं है, हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री की कुर्सी की नहीं है, हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल के सदस्यों की नहीं है। ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो जनता की भावनाओं को खींचकर सत्ता की कुर्सी प्राप्त करना चाहती है, ये लड़ाई उसके लिए है जिसमें आप लोगों का साथ चाहिए। 15 महीने पहले रिज के ऐतिहासिक मैदान से जब मैंने शपथ ली थी, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता एक षड्यंत्र के द्वारा, धनबल के द्वारा, एक आम आदमी जो 40 साल कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर अपने राजनीतिक जीवन के छात्र जीवन से शुरू करके, एनएसयूआई से शुरू करके, युवा कांग्रेस के से शुरू करके प्रदेश पदाधिकारी बनकर, नगर निगम के छोटे पार्षद से शुरू करके 20 साल विधायक रहने के बाद आप जैसे परिवार से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा, जिसके परिवार में ना तो पहले कोई राजनीति में शपथ लेने के बाद 15 महीने का हमारा कार्यकाल हुआ, 3 चुनौतियों का मुझे सामना करना पड़ा। पहली चुनौती आर्थिक मोर्चे पर मिली, जब मैं और मुख्यमंत्री अधिकारियों से मिले तो उन्होंने कहा प्रदेश का खजाना खाली है और जिस प्रकार से संस्थान खोल दिए, अगर इस प्रकार संस्थान खुल गए तो हमारी हालत श्रीलंका से भी बदतर हो जाएगी। 2 बजे तक सचिवालय में रहा कि किस तरह हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, किस तरह हिमाचल प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा करना है। धीरे धीरे भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद करना शुरू किया। 1 महीने के अंदर मंत्रिमंडल का भी विस्तार नहीं हुआ था, अधिकारी आए कि हमारा राजस्व बढ़ने लगा है और उस राजस्व बढ़ने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझ गया मुझे थोड़े और भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करने हैं। 1 महीने बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल के विस्तार के समय भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार कह रहे थे कि पहली गारंटी में कहा है ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, सरकार का खजाना खाली है, कहां से देंगे। उन्हें यह नहीं पता था कि आप 5 साल सोए रहे और जनता का पैसा लुटाते रहे। मैंने उस जनता के पैसे लुटने वालों के दरवाजे बंद कर दिए हैं। और जैसे ही हमारी पहली कैबिनेट का विस्तार हुआ, हमने पहली ही कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओपीएस देके नवाजा, ओल्ड पेंशन स्कीम देके नवाजा। कुछ लोग कह रहे थे, अधिकारी कह रहे थे, आप क्यों इसको पहली कैबिनेट में दे रहे हैं, आपका चुनाव तो 2027 में होना है। हमने कहा हम चुनाव के मद्देनजर के लिए सत्ता में नहीं आए हैं। 40 साल बाद अगर हम सत्ता में आए हैं तो मैं भी एक कर्मचारी का बेटा हूं, मैं जानता हूं कि बुढ़ापे में अगर उसका कोई सहारा है तो ओल्ड पेंशन ही है। ओल्ड पेंशन देने के बाद अभी 4 महीने ही बीते थे हमारी सरकार के। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आई, पूरे प्रदेश में इतनी अत्यधिक बारिश हुई, कई घर बह गए, कई सड़कें टूट गई,
कई जगह बिजली की खंभे उखड़ गए, हर जगह तबाही का मंजर था। पूरे प्रदेश से मुझे फोन आ रहे थे कि मेरा घर बह गया, मैं कहां रहूंगा, मैं कहां रहूंगी। पूरे प्रदेश में इतनी अत्यधिक बारिश मैंने अपने जीवन काल में भी नहीं देखी हुई, और आपने भी इतनी अत्यधिक बारिश अपने जीवन काल में नहीं देखी। 75,000 टूरिस्ट कुल्लू जिला में फंस गए। कुल्लू पूरे प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश से अलग थलग पड़ गया। 15,000 गाड़ियां फंस गई। पूरे देश से मुझे फोन आने लगे, एम्बेसडर से फोन आने लगे कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा कीजिए। हम पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों को लेकर के सड़क पर खड़े हुए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य और जो 75,000 पर्यटक थे उन्हें सही सुरक्षित घर पहुंचाया, और उनकी 15,000 गाड़ियों को भी सही सुरक्षित घर पहुंचाया। 48 घंटे में कुल्लू जैसा बड़े पहाड़ पीने के पानी की योजनाओं को टेम्परेरी तौर पर दुरुस्त किया, सड़कों को जोड़ दिया। अभी ये पहली आपदा से हम निपट ही रहे थे कि 14 अगस्त को मैं कुल्लू जाने की तैयारी कर रहा था। मुझे पता लगा शिमला के शिवबोड़ी में एक बहुत ज्यादा भूस्खलन हुआ है, 22 लोग उसमें दब गए। पूरे प्रदेश से मुझे खबरें आ रही, मेरे साथ कर्नल धनीराम शांडिल जी आए कि सोलन में भी एक परिवार के 7 लोग दब गए। एक ही दिन में आपदा से ऐसा पहले कभी जीवन में नहीं हुआ, 51 लोगों की मौत हुई। इस आपदा में 551 लोग हमको छोड़कर चले गए। हर जगह तबाही का मंजर था। भारतीय जनता पार्टी वाले बार बार बयान देकर ये सवाल कर रहे थे, आपदा प्रभावित परिवारों को कैसे राहत पहुंचाई जाए। हमने बार बार कहा कि हमें भी स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए। पूरे जिलों में मैं घूमा, कांगड़ा क्या, शिमला क्या, मंडी क्या, कुल्लू क्या, सोलन क्या, बिलासपुर क्या, सब जगह मैं खुद गया। सुबह जाता था, शाम को अधिकारियों की बैठक लेता था। ऐसी भयंकर आपदा हमने पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहा कि इस मुसीबत की घड़ी में आप हमारे साथ खड़े होइए। भारतीय जनता पार्टी मुसीबत की घड़ी में भी हिमाचल की जनता के साथ नहीं खड़ी हुई। वो राजनीति करते रहे। विधानसभा सत्र हुआ, प्रस्ताव लाए, 3 दिन तक प्रस्ताव पर चर्चा हुई। चर्चा करने के बाद मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप इस प्रस्ताव के समर्थन में हमें सहयोग कीजिए। वो चुपचाप बैठे रहे और प्रस्ताव के समर्थन में नहीं खड़े हुए। मैंने फिर उनसे बार बार प्रेस के माध्यम से अनुरोध किया, आप इस मुसीबत में हिमाचल के लोगों के साथ खड़ा होइए, हम आपको श्रेय देंगे, आप हमारे साथ चलिए। मैं देश के प्रधानमंत्री से मिला, देश के वित्त मंत्री से मिला, देश के गृह मंत्री से मिला। मैं प्रार्थना करता रहा कि गुजरात की तर्ज पर, उत्तराखंड की तर्ज पर आप हमें हमारी मदद कीजिए। हमारी एक ना सुनी। इस क्षेत्र के संसद सदस्य सुरेश कश्यप जी से यह पूछा जाना चाहिए, प्रदेश के लोग आपदा से पीड़ित थे। सुरेश कश्यप जी एक भी सवाल सांसद में शिमला संसदीय क्षेत्र में जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था उसके बारे में नहीं पूछा। सवाल तो दूर की बात, सवाल तो दूर की बात। अरे आपके गृह मंत्री, आपके प्रधानमंत्री है, एक साधारण सा कागज लेकर उनसे सिर्फ अनुरोध करके फोटो ही खिंचवा देते, वही सोशल मीडिया में डाल देते कि कम से कम हिमाचल के लोगों की मदद कीजिए। वो नहीं खड़े हुए। ऐसा सांसद चुनकर आपने भेजा जिसने आज तक, सांसद सुरेश कश्यप ने सांसद की कार्रवाई में भी भाग नहीं लिया और एक भी सवाल नहीं पूछा। ऐसा सांसद चुनकर क्या आप दोबारा भेजोगे? हाथ खड़ा करके बताइए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। हम 15 महीने से काम कर रहे हैं। 22,000 परिवार आपदा से प्रभावित हुए।
सोलन में सड़कें टूट गई, शिमला में सड़कें टूट गई, सिरमौर में कई घर बर्बाद हो गए। इन घरों को बसाने का जिम्मा हिमाचल प्रदेश सरकार का था। दिन रात मेहनत की। मैं जानता हूं, हम 90% गांव में रहते हैं, बड़ी मुश्किल से एक घर हमारा पक्का बनता है। अगर आपदा में वो घर पानी बहाकर ले जाए, रात को उस घर में आप खाना खा रहे हैं और पता लगे एकदम तेज बारिश से इतना तेज पानी आया, आप अपनी जान बुझाकर भागोगे। उस घर में जो भी साजो सामान था वो सब रह गया, पीने के पानी का गिलास तक भी नहीं बचा। ऐसे 22,000 परिवार सड़कों पर आ गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करते रहे। मैं गुहार करता रहा, मैं अनुरोध करता रहा, लेकिन उनके मन में हिमाचल के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए दया नहीं। मैं कुमारसैन गया, चौपाल गया, रोडू गया, जुब्बल गया, ठियोग गया, सब जगह गया, सिरमौर गया, कसौली गया, परवाणु गया, दून गया, नालागढ़ गया। कौन सा ऐसा क्षेत्र था मैं नहीं गया? हिमाचल का कौन सा ऐसा कोना नहीं था जब बाढ़ से प्रभावित लोग सड़कों पर रह रहे थे, टेंटों पर रह रहे थे। मैं सबसे मिला। अक्टूबर शुरू होने वाला था, उससे पहले शिमला जिला में सड़कों का इतना बुरा हाल हो चुका, हमारे किसान और बागबानों का सेब पक चुका था। 15 दिन भी लेट हो जाते, 4 करोड़ की अर्थव्यवस्था में भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश को होता। रोहित ठाकुर जी से मेरी चर्चा हुई, हमने अपने खजाने पूरे खोल दिए। जिसने जो मांगा सड़कें खुलवाने के लिए हमने दिल खोल कर दिया, और दिल खोलने के बाद एक भी बागवान का एक भी सेब इसलिए बगीचे में नहीं सड़ पाया क्योंकि हमने सारी छोटी छोटी सड़कों को, पंचायत की सड़कों को भी खोल दिया और सारा सेब मंडियों में पहुंचाया। फिर मैंने सोचा कहीं कहीं सेब दागदार हो गया होगा, उस सेब को भी 50 पैसे समर्थन मूल्य के रूप में बढ़ते थे। मैंने तुरंत प्रभाव से हमारी रोहित जी, मोहन बराचा जी, नंदलाल जी सबकी बैठक बनाई और हमने उस समर्थन मूल्य को 1.5 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की, 10.5 से 12 रुपए किया। किसान को नुकसान न हो, वजन के हिसाब से सेब खरीदा गया और इस वर्ष हम यूनिवर्सल कार्टन के माध्यम से सेब खरीदेंगे। MIS का पैसा आपका 5-5 साल तक पड़ा रहता था। हमने इस बजट में तुरंत प्रभाव से जितना भी MIS का पैसा है 60 करोड़ रुपया तुरंत प्रभाव से रिलीज करने की घोषणा की। 15 महीने में हमारी सरकार आगे बढ़ रही थी। आपदा प्रभावित परिवारों को कैसे बचाया जाए। अक्टूबर शुरू हो चुका, बच्चे टेंट में रह रहे थे, टेंट में। हमने हिंदुस्तान में पहला ऐसा नियम बनाया कि जो टेंटों में रहने वाले आपदा प्रभावित परिवार है, वो अगर उनको गांव में किराए पर मकान मिलता है 5,000 रुपया सरकार अपनी तरफ से देगी, खाना पीना और रसोई का गैस मुफ्त में देगी। यही मात्र काफी नहीं था। उन्होंने मुझसे मांग नहीं की। ये संवेदनशीलता है इस सरकार की, ये संवेदनशीलता है इस सरकार की। कहीं भी जाता था परिवार के लोग अपना सिर मेरे कंधे पर रखकर रोते थे, कहते थे बड़ी मुश्किल से पाई पाई जोड़कर एक घर बनाया, अब इस घर को कैसे बसाएंगे। मैंने तो अपने सिर पर ईंटें ढोई है, अब हमारे पास रहने को कुछ नहीं है। मैंने अधिकारियों की बैठक की, कहा सिर्फ 1.5 लाख रुपया मिल सकता है। मैंने कहा मैं आम परिवार से आता हूं, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा हूं, 1.5 लाख से 1.5 लाख रुपए से ये घर नहीं बनने वाला। 1.5 लाख से ये घर नहीं बनने वाला। और मैंने कानून पढ़ा, रिलीफ मैनुअल पढ़ा कि प्रधानमंत्री आवास की योजना के द्वारा भी 1.5 लाख ही मिला जाता है। हेलो, मैंने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए नियम बदल दिया, कानून बदल दिया। 1.5 लाख से लेकर उन्हें 7 लाख रुपया दिया और तकरीबन 4,000 परिवारों को ऐसी राहत पहुंचाई। 62 करोड़ रुपया
62 करोड़ रुपया शिमला जिला में दिया। शिमला जिला में दिया 3000 घरों को जो आंशिक रूप से नुकसान हुआ था उनको 4000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए दिया। ये संवेदनशीलता है हिमाचल प्रदेश की सरकार की। ये 15 महीने की सरकार काम कर रही है आपके लिए। कोई मांगने नहीं आया था हमारे से कि हमें 7 लाख दीजिए। वो तो बेचारे दुबक के बैठे थे कि जो मिलता है उसी से गुजारा कर लेते हैं, 1.5 लाख से ही गुजारा कर लेते हैं। मैंने उनका दर्द देखा। कच्चा मकान किसी का बह गया उसको भी 7 लाख दिया। क्षतिग्रस्त थोड़ा सा हो गया उसको भी हमने 1 लाख रुपए दिया। किसी की दुकान चलेगी उसको हमने 1 लाख रुपए दिया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने 15 महीने जिस सरकार को चुनकर भेजा उस सरकार ने आपका दर्द जाना। आपदा में हम आपके साथ खड़े हुए। वर्ल्ड बैंक ने हमारी प्रशंसा की। नीति आयोग तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, उनके उपाध्यक्ष ने हमारी प्रशंसा की। शांता कुमार जी ने हमारी प्रशंसा की। पर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आज चुनाव लड़ रहे हैं उनसे यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपदा के समय आप हिमाचल के लोगों के साथ क्यों नहीं खड़े हुए। आपदा में हम खड़े हुए, सरकारी कर्मचारियों के साथ हम खड़े हुए, अनाथ बच्चों के साथ हम खड़े हुए, विधवाओं के बच्चों को 27 साल तक शिक्षा देने के लिए हम खड़े हुए। ये 15 महीने में हमारी सरकार ने आपके लिए कार्य किए। वो प्रदेश जो आर्थिक कंगाली के दौर पर से गुजर रहा था, हमने अर्थव्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया, उसमें 20% का सुधार किया। और 1 साल में आप भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे से आपका पैसा जा रहा था, हमने 2200 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व कमाया जो हिमाचल प्रदेश की जनता में हमने बांटा। दुख इस बात का होता है, दुख इस बात का होता है, दूसरा बजट बन रहा था। दूसरे बजट में मैंने अधिकारियों से पूछा, आप बताइए कि हमारे पास जो हमने चोर दरवाजे बंद किए कितना पैसा बचा है। एक चोर दरवाजे का मैं उदाहरण देना चाहूंगा क्योंकि आपको भी काफी देर होगी है, काफी दूर जाना है। शराब के ठेकों की नीलामी होती थी। वो सिर्फ क्या करते थे, टेंडर नहीं होता था, रिन्यू कर देते थे 10% पर। 4 साल से हर साल 160 करोड़ रुपए आता था। मैंने बैठक की, मेरे पास भी आए कि हम 160 नहीं, हम 200 करोड़ रुपया दे देते हैं। आप इसको जैसे पिछली सरकार की प्रथा चली है उस सरकार की प्रथा के अनुसार इसको भी आगे बढ़ाइए। 4 साल से चलती आ रही है। मैंने कहा मुझे दाल में कुछ गड़बड़ लग रही है, दाल काली लग रही है। और मैंने टेंडर करवाया 2023-24 का। एक ही साल में जो 160 करोड़ रुपया मिलना था, 600 करोड़ रुपया हिमाचल सरकार के अकाउंट में। अधिकारी मुझसे कह रहे थे कई और तरीके अपनाए, 2200 करोड़ कई और तरीके अपनाए। और शराब की बोतल पर हमने कहा कि जो शराब पीने वाला है ना, हमने सोचा वो फिर देखता नहीं है, हमने बोला 10 रुपए पर बोतल मिल्क सेस भी लगाया। उससे भी हमने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए 116 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया। सोच है हमारी, हम गांव के परिवेश से आते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी पर देश मजबूत नहीं होगा। अब धीरे धीरे हम दूसरा बजट बनाने लगे। दिसंबर आ गया, अधिकारियों ने मुझे कहा